सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हिंदी व्याकरण के क्रम में आपको उपसर्ग के बारे में बताएंगे। उपसर्ग आप बोर्ड देखिए, बोर्ड पर आपको कुछ शब्द दिखाई पड़ेंगे। जैसे देखिए ये हार, आहार, विहार, प्रहार और निराहार। आप इसमें देखेंगे कि इसके जो बाद वाले शब्द हैं, जो हार शब्द है, ये सभी के साथ जुड़ रहा है। हार सभी में कॉमन है, उसके आगे का बदल गया है, उसके आगे वाले जो शब्दांश हैं वो बदल गए हैं। तो आप इसमें यह देखेंगे कि शब्द एक ही है, हार शब्द है, उसके आगे कुछ शब्दांश लग करके, जैसे निरा लग गया, प्रा लग गया, वी लग गया और आ लग गया, ये लग करके इस हार के अर्थ को बदल दे रहे हैं। हार सामान्य रूप में हार का अर्थ होता है जैसे पराजित हो जाना, हार जाना, किसी से कोई मुकाबला हो रहा है उसमें आदमी पराजित हो जाना। लेकिन देखो यहाँ पर इसके साथ हार तो है ही, हार माने हार, हार के शब्द इसके साथ कुछ शब्दांश लगे हैं जो उसके अर्थ में परिवर्तन, जैसे आहार भोजन, विहार आराम करना, प्रहार किसी को मारना, निराहार बिना कुछ खाए रहना। तो शब्द एक ही है लेकिन कुछ शब्दांश ऐसे हैं जो उसके पहले आ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे रहे हैं, उसके अर्थ को बदल दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सर्वप्रथम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे आपने देख लिया, वे शब्दांश आपने देख लिया कि ये तो शब्द हो गया और शब्दांश ये हो गया। शब्दांश माने इस शब्द का एक अंश, आ, वी, प्रा और निराहार, ऐसे और भी है शब्द जो किसी शब्द के पहले आते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। दूसरा मेरे बच्चों, अब देखिए आप उपसर्ग के भेद। चूंकि आप जानते हैं कि अपनी जो हिंदी भाषा है इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है और संस्कृत भाषा के बहुत सारे शब्द इसमें शामिल हुए हैं। एक तो ये, दूसरे चूंकि हिंदी का विकास क्रमिक हुआ है, पहले हिंदी आई, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, फिर नई हिंदी जो हम लोग आज की हिंदी पढ़ रहे हैं, उसका विकास इस क्रम में हुआ। क्योंकि परिवर्तन हुआ इसलिए संस्कृत भाषा हमारी मूल भाषा है, तो उसके बहुत सारे शब्दांश या उसके बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं। तो उपसर्ग के भेद में उपसर्ग जो ये शब्दांश है वो विभिन्न प्रकार के हैं और जितनी भाषाओं से हिंदी में शब्द आए उन सभी भाषाओं के शब्द आए, क्योंकि शब्दों की उत्पत्ति इसी प्रकार से होती है, इसलिए लगभग सभी भाषाओं के कुछ न कुछ ऐसे शब्दांश मिलते हैं जो उस शब्द के पहले आकर के उसमें परिवर्तन ला देते हैं। तो आप देखिए उपसर्ग के भेद, हिंदी भाषा में चूंकि जो जितने भाषाओं के शब्द आए उन सभी भाषाओं के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में शामिल हो गए। तो आप देखिए पहले है संस्कृत के उपसर्ग, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग, कुछ मतलब हिंदी भाषा के, क्योंकि संस्कृत में आपको बताए कि संस्कृत भाषा के शब्द तो आए ही, जो बीच में यह परिवर्तन हुआ, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, इसमें संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन हुआ, तो वो शब्द हिंदी के उपसर्ग के रूप में आए। ये उपसर्ग संस्कृत में है, संस्कृत में वो उपसर्ग नहीं मिलते लेकिन हिंदी में मिलते हैं। इसके बाद अंग्रेजी से पहले अपने यहाँ जब मुगलों का शासन था, मुसलमानों का वो जो पीरियड था, उसमें बहुत सारे शब्द उर्दू और फारसी के थे। तो हिंदी भाषा में चूंकि उर्दू और फारसी के बहुत सारे शब्द लिए गए हैं, इसलिए उर्दू और फारसी के उपसर्ग भी हिंदी भाषा में शामिल है। उसके बाद चौथे नंबर पे अंग्रेजी आई अपने यहाँ, तो अंग्रेजी के भी क्योंकि बहुत सारे शब्द हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, इसलिए कुछ शब्द हैं, कुछ उपसर्ग अंग्रेजी भाषा के भी हिंदी भाषा में लिए जाते हैं। तो आप उपसर्ग ये चार प्रकार के हैं, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, दूसरे हिंदी के उपसर्ग, तीसरे उर्दू फारसी के उपसर्ग और चौथा अंग्रेजी के उपसर्ग। इन चारों उपसर्गों के, क्योंकि चारों भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में शामिल हैं, इसलिए इनसे संबंधित शब्द हिंदी भाषा में मिलते हैं। तो आप बच्चों जब आप लिखेंगे इस क्रम में, तो आपका लिखने क्रम ये होगा, कॉलम आप बना लेंगे उपसर्ग के उदाहरण में, पहले लिखेंगे उपसर्ग, उसके बीच में उसका अर्थ लिखेंगे, फिर उसके बाद उदाहरण लिखेंगे। तो आप कोशिश करिए कि प्रत्येक उपसर्ग का कम से कम 2 उदाहरण या 3 उदाहरण आप जरूर लिख लीजिए,
क्योंकि परीक्षा में यही चीज पूछी जाती, शब्द आएगा और यह पूछा जाएगा इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप पहले संस्कृत के उपसर्ग देखिए, आ, अति, अन्न, अनु, अप आदि। आप देखेंगे ये शब्दांश हो गए, ये किसी शब्द के साथ लगेंगे। आपको चूंकि ये पता नहीं चलेगा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका उदाहरण कौन सा है, तो जब आप इसका अर्थ लिखे रहेंगे इस क्रम में, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे आ है, आ ये संस्कृत का उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव। इसका उदाहरण है अधर्म। अब अधर्म क्योंकि इसका अर्थ है नहीं या अभाव, तो अधर्म जहां पर धर्म का अभाव है, जहां धर्म नहीं है। अज्ञान जहां पर ज्ञान नहीं है, आप देखिए इसका अर्थ नहीं है, और ये जो शब्द है वो अर्थ भी वही दे रहा। अज्ञान, ज्ञान जहां पर ज्ञान है, अज्ञान जहां पर ज्ञान नहीं है। अनाथ, बिना नाथ का, बिना स्वामी का, नाथ शब्द हो गया, उसके पहले आ लग गया। नाथ का अर्थ होता स्वामी, मालिक के साथ, अपने अभिभावक के साथ, पेरेंट के साथ। अब आ उसके आगे लग गया तो अनाथ कर दिया, मतलब नाथ के बिना, स्वामी के बिना, स्वामी नहीं या स्वामी का अभाव। अकाल, काल का अभाव। इस प्रकार आ उपसर्ग जिसके साथ लगेगा उस शब्द का अर्थ निकलेगा नहीं या अभाव। दूसरा है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, अत्यधिक, बहुत ज्यादा। जैसा देखिए अत्याचार, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा गलत काम करने लगता है तो उसको कहा दिया जाता है अत्याचारी, मतलब बहुत ज्यादा गलत काम करने वाला। अतिरिक्त, रिक्त है लेकिन मतलब कुछ है, लेकिन बहुत ज्यादा जहां पर संख्या एकदम कम हो जाती है, मतलब अति उसके से पहले रिक्त, खाली, अति उसके पहले लग गया उपसर्ग, अर्थात मतलब बहुत ज्यादा खाली, अतिरिक्त। अत्यंत, तो आप देखेंगे इसके शब्द के साथ जहां भी अति लगेगा, ऐसे अत्यंत बेकार या अत्यंत अत्यावश्यक, अत्यंत आवश्यक, जो मतलब बहुत ज्यादा आवश्यक हो। इस प्रकार से जो अति है ये अधिक का बोध कराएगा। कोई भी शब्द आएगा तो उसमें ये अधिक का बोध करवा देगा। तीसरा उपसर्ग आप देखिए अन्न। अन्न का अर्थ भी होता है नहीं या अभाव, जो पहले का था आ का, वही अर्थ इसका भी है। जैसे अनर्थ, अब आप शब्द देखिए बदल जाएगा, अनर्थ, नहीं अभाव, अनर्थ। जैसे अर्थ, अनर्थ माने कोई मतलब बहुत बुरा काम हो गया कहीं पर, एकदम ये भी मतलब गलत अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। अनादर, जहां पर आदर ना हो, आदर का अभाव हो गया अनादर। अनशन, जहां पर असन ना हो, अनशन, मतलब अनशन पर बैठ गए, जो बिना असन माने भोजन, जो बिना भोजन का बैठ जाए, अनशन पर बैठ गए। अन असन मतलब असन के बिना, भोजन के बिना। अनाचार, आचार शब्द हो गया आचरण, और उसके पहले अन लग गया, उसके पूरे अर्थ में अभाव दे रहा। अनाचार, जहां पर आचरण का अभाव है, जहां पर अच्छे आचरण का अभाव है, अनाचार मतलब उस राक्षस ने चारों तरफ अनाचार फैला दिया, मतलब जो आचरण वर्जित है, मतलब अच्छे आचरण का अभाव, अर्थात अनाचार, आचरण का अभाव। अनाचार हो गया, कदाचार हो गया। ठीक बच्चों, तो ये प्यारे बच्चों आपको यह देखना है, बहुत बार ये भी हो जाता है कि हमें शब्दों को पकड़ना है। अगर आप शब्द नहीं पकड़ पाए किसी के साथ कि मतलब कौन सा उपसर्ग है, उस उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, तो बहुत बार अनर्थ इसका हो जाता है। जैसे आपने देखा सु, सु उपसर्ग है, ये किसी के पहले लगेगा तो क्या अर्थ देगा, सुंदर का अर्थ देगा, मतलब सुकर्म करना, अच्छा कर्म करना। और जिसके आगे कु लगेगा, कुकर्म, कु जो उपसर्ग है ये बुरे का अर्थ देगा। किसी के शब्द किसी शब्द के पहले कु लग गया, कुमार्ग पे जा रहा है, कुकर्म कर रहा है, कुविचार माने बुरा विचार उसके अंदर आ रहा है। और सुविचार, सु जिसके आगे लगा वो अच्छा, सुकर्म, सुविचार, और भी ऐसे जिसके भी आगे सु लगेगा वो अच्छा अर्थ देगा। तो प्यारे बच्चों, हमें ये समझना है किसके साथ सु उपसर्ग लगा है और किसके साथ कु लगा है, और सु जिसके साथ लगा है या कु जिसके साथ लगा है वो क्या उपसर्ग है या पूरा शब्द मिला करके है। कहीं कहीं ऐसा हो जाता है कि हम इसका ध्यान जब नहीं रखते तो हम हास्यास्पद, मतलब हास्य के पात्र बन जाते हैं कहीं पर। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। एक आदमी थे, वो अपने ससुराल गए तो वहाँ पर उनको सब बहुत सम्मान के साथ कुंवर जी कह के बुला रहे थे कि कुंवर जी इधर आइए, कुंवर जी इधर आइए। अब कुंवर जी उनको लोग कह रहे थे सम्मान में, अपने ससुराल गए थे, लेकिन उनको विद्यालय पढ़ाया गया था कि कु जिसके साथ लगेगा, कु उपसर्ग वो बुरा अर्थ देगा।
तो उनको लगा कि हमें लोग बुरा कह रहे हैं, कुंवर जी इधर आइए, कुंवर जी इधर आइए, कुंवर ये कह रहे हैं, इसलिए हमको बुरा कह रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए भाई, आप लोग हमारा अपमान कर रहे हैं, आप लोग हमको कुंवर जी बार बार कह रहे हैं, तो ऐसा करिए आप हमको कुंवर ना कहिए, तो वो क्या कहें, कहे हमको सुअर जी कहिए। तो सुअर का अर्थ जो कि अलग हो गया, इसलिए वो, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं थी कि कु वास्तव में उपसर्ग लगा है कि क्या स्थिति है, इसलिए कि पूरा शब्द है, इसलिए वो हास्यास्पद, हास्य के पात्र बन गए। तो प्यारे बच्चों, किसी भी शब्द में आपको देखना है कि वहाँ उपसर्ग लगा है कि वो पूरा शब्द है। इस प्रकार से बच्चों संस्कृत के उपसर्ग लगभग 23 है। आपने 23 का इसी फॉर्मेट में उपसर्ग लिखेंगे, अर्थ और उदाहरण नोट कर लेंगे। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग हैं अध, उन, औ, चौ और आदि। अध, अध का मतलब होता है आधा, जैसे अध खिला, जो आधा, अध खिला फूल, जो फूल पूरा ना खिला हो। अध मरा, जो आधा मरा हो। अध कचरा, आधा ज्ञान, मतलब अध कचरा ज्ञान, आधा ज्ञान। अध पका, जो पूरा पका ना हो। तो मतलब आप जिसके पहले अध उपसर्ग लगेगा वो उसके आधे का अर्थ देगा। औ, दूसरा उपसर्ग है हिंदी का उन। आप देखेंगे हिंदी में है 29, 19, 49, 59। मतलब उन क्या है, इसका अर्थ है एक कम, ये कोई संख्या है उससे एक कम का अर्थ देगा। 40, 39, 60, जैसे 30, 29, मतलब 29 का मतलब 30 से एक कम। तो उन उपसर्ग जिसके पहले भी लगेगा वो उस संख्या से एक का कम अर्थ देगा। उसके बाद है औ। औ का अर्थ होता है हीन या निषेध। औ का अर्थ है हीन या निषेध, जैसे अवगुण, गुण से हीन। अवगुण माने गुण से हीन। इस प्रकार औ जिसके आगे आएगा उसका मतलब हीन या निषेध अर्थ देगा। और चौथा है चौ। चौ का अर्थ होता है चार। हिंदी भाषा में चौ का अर्थ है चार, मतलब ये उपसर्ग के रूप में चार का अर्थ देगा। जैसे चौपाया, चौपाया माने चार पैरों वाला। चौराहा, चार राहों वाला। चौमासा, चार माह का समूह। तो इस प्रकार चौ जिसके साथ आएगा वो चार का अर्थ देगा। इस प्रकार बच्चों हिंदी के भी कुछ उपसर्ग हैं, आपको हम उसको बता देंगे या उसका फोटो भी देंगे, बता देंगे, आप उसको हिंदी के व्याकरण से देख करके लिख लेंगे। आप तीसरे पे आ जाते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। बा, इसमें पहला उपसर्ग है बा। बा का अर्थ होता है साथ या अनुसार। बा का अर्थ है साथ या अनुसार। जैसे बदौलत, मतलब आपकी बदौलत, मतलब आपके साथ या आपके सानिध्य से, आपकी कृपा से, आपकी बदौलत। बा शब्द जहां आया वो किसी के सानिध्य का अर्थ देगा, किसी के साथ का अर्थ देगा। बनाम, मतलब नाम के साथ। बनाम माने नाम के साथ। बखूबी, जिसके अंदर बहुत अच्छा है, जो बहुत खूबियों के साथ है। तो ये बा उपसर्ग जिसके साथ भी आएगा वो इसका साथ या अनुसार। जैसे बखूबी, खूबी के साथ, खूबी के अनुसार। जैसे आपने इस विषय का बखूबी वर्णन किया, बखूबी माने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे चीजों के साथ अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया। दूसरा है बद। बद का अर्थ होता है बुरा। बदनाम, नाम तो है लेकिन बुरा है, ये काम करोगे तो बदनाम हो जाओगे। नाम तो होगा लेकिन बुरे संदर्भ में नाम आपका होगा। बदमाश, बदहजमी, हजम नहीं हुआ, मतलब बद जिसके साथ लग जाएगा वो उस शब्द के अर्थ को बुरा कर देगा, बुरा अर्थ देगा। बदबू, बदसूरत, जो सुंदर नहीं है। इस प्रकार बद शब्द जो है वो बुरा अर्थ देगा। फिर तीसरा शब्द है बा। बा का अर्थ भी होता है साथ। बाकायदा, कायदे के साथ, बाकायदा इस काम को करना है। बा इज्जत बरी, इज्जत के साथ। तो बा जिस उपसर्ग, जिस शब्द के आगे आएगा वो साथ का अर्थ देगा। इज्जत के साथ, बाकायदा कानून के साथ, बाअदब सम्मान के साथ। बे, बे का अर्थ होता है बिना। उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में बे का अर्थ होता है बिना। ऐसे बेदखल, बेशर्म, शर्म का अभाव जहां पर है, बिना शर्म का, बहुत बेशर्म हो, कहा देते हैं ना बहुत बेशर्म, तो जिसके पास शर्म ना हो, बेशर्म। बेलगाम, जिसके मुंह पर किसी प्रकार की लगाम ना हो, जो भी आए वो बोल देता हो। तो बा जो शब्द, बे जो शब्द है ये
बिना का अर्थ देगा, किसी भी शब्द के साथ लग जाएगा तो बिना अर्थ देगा। बेलगाम, लगाम का अभाव, बिना लगाम का। बेनाम, बेकार, ठीक है। तो ये जहां भी अर्थ आए, बे शब्द आएगा, शब्दांश आएगा, वो बिना का अर्थ देगा, पूरे शब्द में बिना का अर्थ देगा। मतलब बिना शर्म का, बेशर्म, बिना जिसके पास शर्म नहीं है, जिसके पास लगाम नहीं है, इस प्रकार से ये बिना अर्थ देगा। इसी प्रकार से और भी हैं इसके, बे, कम, खुश, गैर, दर, जो भी आप देखेंगे आप इसके उदाहरण और किताब से लिख लेंगे। कम, कम अक्ल, कमजोर, खुश, खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशहाल। गैर, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर माने अलग। ऐसे जो किसी गैर जिसके साथ लगेगा वो अलग काट देगा, गैर कानूनी, कानून से अलग। गैर हाजिर, हाजिर ना हो, जो हाजिर नहीं है, मतलब वो अलग का अर्थ देगा। प्यारे बच्चों, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी शब्द, वॉइस, डिप्टी, हेड। क्योंकि ये अंग्रेजी शब्द है तो हो सकता है आपको इसका अर्थ थोड़ा बहुत पता हो, नहीं होगा तो आपको बता दे रहे हैं इस चारों के, तो बाकी जो और आप लिखेंगे आप किताब से देख करके लिखेंगे। शब्द का अर्थ होता है नीचे या अधीन। जैसे सब जज, एक जो मुख्य जज होता है, जो उसके नीचे जज होता है, उसको कहते हैं सब जज, जो पहले जज के नीचे काम करे। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे जो काम करे। तो सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, एक मेन कमेटी होती है जो उसके नीचे काम करती है, सब कमेटी। तो सब अंग्रेजी में भी जिस शब्द के साथ आएगा वो उसके नीचे या अधीनता का बोध कराएगा, जो आदमी किसी के नीचे काम करता है या जो जिसके अधीन काम करता है। इसके बाद है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक। वाइस कैप्टन, जो मुख्य कैप्टन का सहायक है उसको कहा देते हैं वाइस कैप्टन। वाइस प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के नीचे काम करता है, जब प्रेसिडेंट नहीं रहता तब काम करता मुख्य रूप से, तो वाइस शब्द का अर्थ होता है सहायक। डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है उप सहायक। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर का जो सहायक है। डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर मुख्य हो गया, डिप्टी लगा, मतलब जो डिप्टी का, वो डिप्टी शब्द जिसके साथ लगा उसका मतलब वो सहायक का अर्थ देगा। जो मुख्य जो मेन शब्द है उसके साथ लग गया, इसका मतलब वो उसका सहायक है। हेड, हेड का मतलब होता है प्रधान या मुखिया, मुख्य। जैसे हेड कांस्टेबल, जो मुख्य कांस्टेबल है। हेड मास्टर, जो मास्टरों में मुख्य है। हेड क्लर्क, जो क्लर्कों में मुख्य है। तो हेड शब्द किसी शब्द के साथ आएगा तो ये मुख्य का अर्थ देगा, मतलब जिस भी शब्द के साथ ये शब्दांश जुड़ गया तो उसके साथ मुख्य का अर्थ देगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको उपसर्ग के बारे में आज बता दिया गया, चारों उपसर्ग के बारे में बता दिया गया। आप कुछ उदाहरण यहाँ पर आपको दे दिए गए थे, आप पुस्तक से देखिए, उपसर्ग लिखिए, इसका अर्थ लिखिए और साथ में उदाहरण, प्रत्येक उपसर्ग के 2-3 उदाहरण लिखिए। इसके आगे प्रत्यय आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।